हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपके इस चैनल पे क्लास 10th बायोलॉजी की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग बात कर रहे थे पहले चैप्टर जैव परक्रम, और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था। उसको अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड तरीके से हम लोगों ने समझ लिया था। आगे का जो पोर्शंस बच गए हैं यानी पार्ट 2 वीडियो में जो कुछ भी क्लियर करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद पार्ट 3 वीडियो भी आपके चैप्टर 1 का ही आएगा। तो 3 पार्ट्स से मैं कोशिश करूंगा कि आपके फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया जाए। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आप लोगों को कुछ समय के बाद प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, उसके बाद के जो बाकी के जो पोर्शन है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अंदाज से हम लोगों ने, आप कह सकते हैं, पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले भोजन, उसके प्रकार, या आप कह सकते हैं कि संतुलित आहार, साथ ही साथ भोजन में क्या क्या जो पोषक तत्व या अवयवी कण जो होते हैं उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, किस प्रकार से वो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं, उसको समझने वाले हैं। तो क्लास 10 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले जो सवाल ये आता है वो ये है, भोजन क्या है। तो सबसे पहले बात कर ले तो वैसे सभी पदार्थ जो कि जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन एवं जैविक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय करने का काम करता है। परंतु जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, भोजन कहलाता है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को समझा सकूं तो वो ये है कि आप जो कुछ भी बाहरी चीज़ खाते हैं, खाने के बाद अगर वो आपके शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति करता है, ऊर्जा को प्रदान करने का काम करता है, साथ ही साथ आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के वृद्धि और विकास की क्रियाओं को संपादित करने का काम करता है। साथ ही साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो है कि वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाना होना चाहिए। यानी अगर आप ऐसी कोई चीज़ खा लेते हैं जो कि आपको डायरेक्ट हेल्थ को ही नुकसान करेगा तो उसको आप भोजन नहीं कर सकते हैं विज्ञान की भाषा में। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस डेफिनेशन को समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए, कार्यों के आधार पर भोजन के कितने श्रेणियों में बांटा गया। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के, आप कह सकते हैं कि अवयवी कण मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कार्यों के आधार पर भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें से पहले वाले श्रेणी को शरीर निर्माता या बॉडी बिल्डर इसको कहा जाता है। दूसरा एनर्जी प्रोवाइडर या ऊर्जादायक कहते हैं, और तीसरा होता है विनियंत्रक या कंट्रोलर, आप कह सकते हैं, या मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो शरीर निर्माता की बात कर ले तो शरीर निर्माता में आपका प्रोटीन और खनिज लवण जो होते हैं आपके शरीर के निर्माण करने का काम करते हैं, आपके मसल्स को, आपके शरीर के टूट फूट की मरम्मत को करने का काम करते हैं प्रोटीन और खनिज लवण। वहीं बात कर ले आपके जो है मुख्य रूप से ऊर्जादायक की अगर बात कर ले तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है ये कॉमनली आपको ऊर्जा प्रोवाइड करने का काम करता है। अब ये आपके दिमाग में सवाल आएगा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में अगर कभी सवाल पूछ दिया है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो आपको समझने योग्य बात यह समझनी है कि अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात कर ले ऊर्जा के ऑर्डर में, तो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा आपका वसा प्रदान करेगा, सेकेंड आप कह सकते हैं कि आपका कार्बोहाइड्रेट प्रदान करेगा। लेकिन एक बात को आप लोग समझ लें कि वसा जो ऊर्जा प्रोवाइड करता है वो इंस्टेंटली या तुरंत प्रदान कर देता है, और तुरंत ही वो उसके ऊर्जा का, आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का जो प्रभाव रहता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे ऊर्जा हम लोगों को प्रदान करता है, और ये लंबे समय तक हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता रहता है। वहीं बात कर ले विनियंत्रक, या हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के जो रोग है या उससे बचाने का काम करता है, शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो उसमें विटामिन है और खनिज लवण जो है हमारे शरीर में नियंत्रक का काम करते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस डेफिनेशन को समझ चुके होंगे। अगला है, पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जो जीव होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। यानी देखिएगा, जितने भी जीव जो होते हैं उनकी भोजन ग्रहण करने की विधि अलग अलग होती है। तो उसके आधार पर आपसे पूछा जा रहा है कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पर आपको बताया गया कि जीव मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहले को स्वपोषी, दूसरे को विषमपोषी कहा जाता है। स्वपोषी की बात कर ले तो इसको ऑटोट्रॉफिक, और विषमपोषी को हेटरोट्रॉफिक जनरली कहा जाता है। तो स्वपोषी की बात कर ले तो वह प्रक्रम जिसमें जीव बाहरी पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सौर ऊर्जा एवं पर्णहरित की सहायता से अपने भोजन के निर्माण करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया है स्वपोषी पोषण कहलाती है। इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स या कच्ची सामग्रियां हैं, वो आगे क्वेश्चन भी आएगा कि पौधे के पोषण के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्रियां यूजफुल होती है। तो आगे हम लोग उसको डिस्कस करने ही वाले हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण को लिखें। तो देखिए फ्रेंड्स, पेड़ पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के
प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखिए इसके केमिकल फॉर्मूला से आप लोगों को आज बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए कोई भी जो आपका आप कह सकते हैं पेड़ पौधा जो होता है उसको कच्चे पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आप कह सकते हैं जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल तो उसके मौजूद ही होता है। सूर्य का प्रकाश आपको यूजफुल होता है, यानी आप कह सकते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल होता है, उसका जल यूजफुल होता है और आप कह सकते हैं सनलाइट यूजफुल होता है। ये तीन माध्यमों से पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, जिस प्रक्रम के द्वारा उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कार्बन के अणु इसको चाहिए, उसके बाद जल के अणु चाहिए, उसके बाद पर्णहरित या क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश आएंगी, जिसके बाद इन सब का इसमें फोटोलाइसिस होता है। इसमें दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, एक तो होता है आपका लाइट रिएक्शन जिसमें फोटोलाइसिस होता है जल के अणुओं का, और दूसरा होता है आपका डार्क रिएक्शन। ये काफी डीप है, ये बीपीएससी लेवल के कंसेप्ट है। बस आप लोग इतना समझिए कि यहाँ पर जो है आपका जल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु आपस में संयोग करके आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अणु का निर्माण कर लेते हैं, और इसके बाई प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 अणुओं का जो है वायुमंडल में ये मुख्य रूप से चले जाते हैं। तो ये है आपका केमिकल इक्वेशन। कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्टली जो है आपके प्रकाश संश्लेषण का केमिकल इक्वेशन ही पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखें और एग्जाम के बेस के हिसाब से प्रिपरेशन करें। बात कर ले प्रकाश संश्लेषण हेतु पौधे कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं, यानी पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस माध्यम से जो है चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे यह सवाल अवश्य ही होगा, तो देख लीजिए। हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से सौर ऊर्जा और जड़ एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं, और पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी बात कर ले तो एटमॉस्फेयर से इन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, उसके बाद जड़ के माध्यम से इन लोग जो है जल और खनिज लवण को प्राप्त कर लेते हैं, और क्लोरोफिल की सहायता से जो सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें होती है उसमें प्रकाशीय ऊर्जा को वो लोग रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा अपने भोजन को बना लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो आप लिख दीजिएगा आसानी से प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रकार के भी सवाल आपकी क्लास 10th के एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा ही पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। बात कर ले अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्णहरित क्या है, जिसको अंग्रेजी में क्लोरोफिल भी कहा जाता है। तो पर्णहरित एक प्रकार का लवक है जो कि हरे रंग का होता है, और यह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। यानी ये पौधे के प्रत्येक भागों में उपस्थित होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो पौधे की पत्तियों में होती है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, हालांकि बिहार बोर्ड इतने ऊंचे लेवल तक नहीं जाता है, लेकिन आपके कंसेप्ट के लिए इस बात को समझ लें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जो होता है वो जनरली पौधे के प्रत्येक हरे भागों में हो जाता है। हम लोग बेसिकली क्या समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण केवल हमारे पौधे की पत्तियों में होता है, लेकिन इसमें वास्तविकता ये है कि जहाँ पे भी पौधे का हरा भाग होगा, ग्रीन पोर्शन होगा, वहाँ आपका क्लोरोफिल मौजूद होगा, और क्लोरोफिल मौजूद होगा तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, चाहे वो कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो। अब ध्यान देने योग्य बात है कि ज़्यादा मात्रा में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपादित होता है वो आपके पौधे की पत्तियों में होता है, जिस वजह से पौधे की पत्तियों को जो है आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद वहीं से पेड़ पौधों को जो है एनर्जी की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब एक बात आप लोगों को यह भी समझ लेनी चाहिए कि देखिए मनुष्य जो होता है, मान लीजिए मैंने आज एग्जाम्पल के तौर पर 4 रोटी खाई, ठीक है। 4 रोटी अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर खा ली और उस हिसाब का मैंने काम नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने रोटी खाई और जाकर के अपना आराम करने लगा या कोई ऐसा काम करने लगा जिसमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, तो कुछ ऊर्जा जो है हमारे शरीर में बच जाएगा। अब इस ऊर्जा को हमारा शरीर क्या करेगा, इस ऊर्जा को ग्लूकोज को मुख्य रूप से परिवर्तित कर देगा ग्लाइकोजन में, और हमारे शरीर के जो है पोर्शंस में इसको जाकर के ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर्ड हो जाएगा, ये आप कह सकते हैं कि ये जमा होने लगेगा। अब क्या होगा कि ठीक उसी तरीके से पेड़ पौधे में भी क्या होता है कि भोजन तो बना लिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेड़ पौधे भी उस भोज्य पदार्थों या एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पेड़ पौधों में जो आप कह सकते हैं संग्रहित भोजन जो होता है वो स्टार्च होता है। आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लें। हालांकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, बिहार बोर्ड इतना डीपली कभी भी क्वेश्चंस नहीं एराइज करता है, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि स्टार्च के फॉर्म में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन को संग्रहित करके पौधे के जो अलग अलग प्रकार के भाग होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि तना में आप इसको संग्रहित कर लेता है, पौधे के फलों में संग्रहित कर लेता है, फूलों में संग्रहित कर लेता है, पत्तियों में संग्रहित कर लेता है, और उसके माध्यम से जो है आप कह सकते हैं कि जब इसको आवश्यकता पड़ती है तो फिर इसको यूज भी कर लेता है।
बात कर ले पर्णहरित के कितने घटक होते हैं, तो पर्णहरित जो है मुख्य रूप से पर्णहरित के 4 घटक होते हैं। यानी पर्णहरित किन किन चीज़ों के मिलने से बना होता है, तो पर्णहरित ए होता है, उसके बाद पर्णहरित बी होता है, उसके बाद जैथोफिल होता है और कैरोटीन जो होता है। ये सब आपके पर्णहरित के मेनली टाइप्स हैं। तो आप लोग इसको एमसीक्यूज के फॉर्म में याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्णहरित के कितने घटक होते हैं, तो ध्यान रखिएगा पर्णहरित के 4 घटक होते हैं। बात कर लेते हैं अगले सेक्शन की। तो अगला सेक्शन हमारा कहता है विषमपोषी पोषण क्या है। तो वैसे जीव जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, पक्षी और जानवर, ये सभी जो है आपके विषमपोषी जीव के उदाहरण हैं। आप लोग चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी लेकर के लिख सकते हैं। बाकायदा आप लोग नोट तैयार कीजिए और इस नोट्स को जब तक आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं तब तक आपके लिए ये आप कह सकते हैं कि आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति ने इत्र बनाई, इत्र बनाने के बाद उसके घर के सामने एक नाला बहता है, उस नाले में जाकर के इत्र को खोल करके डाल दिया तो उसके इत्र बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग क्लास तो अटेंड कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप इसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आपके लिए वही सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि यूजलेस हो जाएंगी, कोई यूज़ ही उसका नहीं रह जाएगा। तो आप लोग जब भी ऑनलाइन क्लास कभी भी अटेंड कीजिए तो पेन और पेपर के साथ बैठिए और जो चीज़ें बताई जा रही टीचर या सामने वाला जो भी व्यक्ति होस्ट जो भी बातें कर रहा है उसको आप लोगों को नोट करनी चाहिए, लिखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका अमीबा कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है, सचित्र वर्णन करें। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये अमीबा है। अमीबा का आप कुछ भी बना दीजिए, अमीबा का अपना कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, आप जैसे भी घुमा दीजिएगा अमीबा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये अमीबा है, अमीबा के सामने एक कोई खाद्य कण आता है। तो देखिए यहाँ पर ये खाद्य कण आ गई, यानी कोई ऐसा कण आ गया जिसको अमीबा को ग्रहण करना है, भोज्य पदार्थ की जो है मुख्य रूप से उसको लेना है। तो देखिए क्या होगा कि अमीबा के जब जहाँ पर भोजन होगा उसके आप कह सकते हैं कि दोनों पोर्शन से इस प्रकार का एक पादाब या कूटपाथ निकल जाएगा और भोज्य पदार्थों को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। और इसके अगले सेक्शन में आप देखिए यहाँ पर जो तीसरा वाला जो फिगर बनाया गया उसमें आप देख सकते हैं कि भोज्य पदार्थ जो है यहाँ पर इसके अंदर जो अमीबा के अंदर आप कह सकते हैं कि लिया जा चुका है। उसके बाद खाद्य कण इसके अंदर आ गया, उसके बाद इससे जो है भोज्य या अवशोषक पदार्थों की आप कह सकते हैं या ऊर्जादायक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाएगा और ठीक उसी प्रकार से इसको पादाब या कूटपाथ के माध्यम से निकाल करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसके माध्यम से आप लोग अमीबा को समझ सकते हैं। ये अमीबा वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी कई वर्ष पूछा गया है और इसके हमेशा पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो फ्रेंड्स हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, उसके लिए कच्ची सामग्री, पौधों का संग्रहित भोजन। इसके अगले वीडियोस में हम लोग पाचन की मनुष्य में पाचन की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे विथ फिगर एंड डायग्राम्स। तो वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।